रासायनिक अभिक्रिया प्रकार की। तो सबसे पहले अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाएंगे? एकल उत्पाद। मतलब उत्पाद जो बनेगा वो तो बनेगा एक, ये दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक अभिक्रिया बताऊँ आपको, CaO प्लस H2O, ये तो है लिक्विड, मतलब पानी तो लिक्विड होता है और ये होता है सॉलिड, दोनों मिलकर बनाते हैं CaOH कोष्टक 2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा चूना है, मतलब ये चूना गर्म करने पर जो बना हुआ चूना है, जैसे अपन देखते हैं ये बिना बुझा चूना है, बिना बुझा चूना। अगर इस चूने पर अपन पानी डालते हैं, इसको पानी में मिला देते हैं तो ये बना लेता है, ये कौन सा चूना बन जाएगा? ये बुझा हुआ चूना, मतलब चूना बुझ जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखो, ये दो मिले और बना क्या? एक ही बना। दोनों मिलकर क्या बनाया? एक ही बनाया। इसको बोलते हैं संयोजन। और साथ में देखो यहाँ पर क्या निकली है, आपको कुछ, ये गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब इसके साथ में ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। ये गर्म हो जाता है, इसमें से देखना कभी भाप सी निकलती है, गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब ऊर्जा निकलती है। तो इसके साथ में अपने को एक चीज़ नाम और याद रखना है। जैसे ये अभिक्रिया हो गई एक, जिसमें दो अभिकारक ने अभिक्रिया करी और एक उत्पाद बनाया, और उत्पाद बनाने के साथ में क्या निकली? ऊर्जा। तो इस अभिक्रिया के दूसरा नाम एक और हो सकता है। जैसे ये तो संयोजन अभिक्रिया तो है ही, संयोजन का मतलब दो जुड़े और एक बनाया। इसके साथ में इसका दूसरा नाम एक नाम और याद रखना, ऊष्माक्षेपी। तो इसकी परिभाषा आपसे पूछ सकता है, ये बताओ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? इसकी अभिक्रिया इसकी वो लिखवा देता हूँ मैं, जो परिभाषा है। इसकी परिभाषा क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ ऊर्जा मुक्त होती है, उसको अपन क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब समझ में आ गया? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ये उत्पाद बना है, उत्पाद बनने के साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, उसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये पूछे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ, तो ये उदाहरण हो गया उसका, ये उदाहरण लिख देना। CaO मतलब बिना बुझा चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जल के साथ में अभिक्रिया करवाई तो CaOH कोष्टक 2 बुझा हुआ चूना बन गया और ऊर्जा मुक्त हो गई, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन की बात करें, संयोजन की परिभाषा क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अगर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। याद रह जाएगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और उसी के अंदर मैंने कह दिया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी पूछ ले, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है और संयोजन अभिक्रिया दोनों ही है। ये क्लियर है? इसी के साथ में आगे अपन दूसरी की बात करते हैं। ये गैस होती है, प्लस में उसके साथ में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में अगर इसको जलाया जाए, क्या कर रहे हैं? इसको जला रहे हैं, जलाएंगे तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में जल बनाएगी। वो भी जल भी किस रूप में बनाएगी? गैस के रूप में। और उसके साथ में क्या मुक्त होगी? ऊर्जा। ये जलती है, ये गैस है और जलती है। ये जैसे अपन गैस का चूल्हा ऊपर जलाते हैं, वैसे इसको वैसे प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। ये कौन सी गैस है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक, इसका दूसरा नाम ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस। और इसी को अपन याद करो, अपन ने इसका नाम दिया था मैथेन। क्या नाम दिया था? कार्बन एक है और कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, इसका क्या नाम हो गया? मेथ। कार्बन एक है तो मेथ, और मैंने कहा एकल बॉन्ड ही है तो मेथेन। ये मेथेन जो प्राकृतिक गैस होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। जैसे इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, साथ में जल भी निकलेगा, लेकिन किस रूप में? गैस के रूप में निकलेगा। और साथ में क्या देगी? ये ऊर्जा देगी। मतलब इससे खाना बना सकते हैं उस तरीके से, इसको अपन ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? ये भी किसका उदाहरण? ऊष्माक्षेपी
क्षेपी। अब इसको संयोजन विक्रिया मत कह देना, क्योंकि इसमें संयोजन नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। मतलब इसके अंदर ये टूट रहा है, कार्बन टूट रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो ये संयोजन नहीं है। ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तो है, लेकिन संयोजन नहीं है, ध्यान रखना। इसी के साथ में एक और अभिक्रिया मैं आपको बताऊं, तो जैसे अपन खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी आती है वो ग्लूकोज के रूप में आती है, C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। ये हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में, जो कार्बोहाइड्रेट जो अपन खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाता है। फिर उसके साथ में जैसे अपन सांस लेते हैं, तो सांस के साथ में, सांस में क्या लेते हैं अपन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में ये ग्लूकोज जो है, इसका नाम है ग्लूकोज। जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं, ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में होता है, ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करता है। विक्रिया करने के साथ में ये बनाता है 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, और उसके साथ में 6 ही बनाता है जल के अणु, और साथ में क्या मिलती है हमें, ऊर्जा। तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कोई पूछ ले, तो वो मिलती है जैसे ही हम सांस लेते हैं, सांस के साथ में हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ में जाकर मिलता है, ग्लूकोज के साथ में जाकर मिलता है, और ग्लूकोज को तोड़ देता है। तोड़कर क्या बनाएगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ में मिलता है, और जिससे ग्लूकोज टूटता है, टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के द्वारा वापस बाहर निकाल देते हैं। जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं, उसके साथ में ऊर्जा भी निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा। इसका मतलब ये कौन सी विक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी। तो आपसे पूछे श्वसन क्रिया, जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया कौन सी अभिक्रिया है, श्वसन क्रिया कौन सी अभिक्रिया है, इसका वर्णन करो। अगर मान लो ऐसा सवाल आ जाए, श्वसन क्रिया कौन सी विक्रिया, तो इसका वर्णन करो। आपका इसका वर्णन कैसे करेंगे कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो हम खाना खाते हैं वो कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। हमारी कोशिका जो होती है उसमें ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है, ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। और ग्लूकोज जो संचित होता है, जो ग्लूकोज है, जैसे ही हम सांस लेते हैं, सांस के साथ में हम ऑक्सीजन अपने सांस में लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेंगे तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं, और साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा, जो हमारे शरीर को प्रदान की जाती है। जैसे हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो यहीं से मिलती है, समझ गए। तो ये हो गई ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसी के साथ में अगली अभिक्रिया की बात करें जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि कोई एक अभिकारक, ये एक ही अभिकारक है जो जिसको अपन ने या तो ऊष्मा दी या कोई और कुछ दिया, जिसकी वजह से ये 2 भागों में टूट गया, या 3 उत्पाद बन गए इसके। तो जितने ज़्यादा उत्पाद, एक से ज़्यादा उत्पाद बनते हैं, कितने उत्पाद बन रहे हैं, एक से ज़्यादा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, टूटना। तो इसी के साथ में हमने इसको क्या दी, ऊष्मा। तो एक नाम और याद रखना, ऊष्मा शोषी। जैसे मैंने अभी बताया था ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उसी प्रकार से एक है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे, वो अभिक्रिया जिनको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसको ऊष्मा बाहर से देते हैं अपन, ऊष्मा शोषित होती है, जिसमें ऊष्मा शोषित होती है। मतलब जो ऊष्मा लेती है, ऊष्मा देती नहीं है। ये क्या ले रही है, ऊष्मा ले रही है। ये अभिक्रिया ऊष्मा ले रही है, ना कि दे रही है। तो अगर ऊष्मा लेती है तो उसको कहेंगे अपन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की अगर उदाहरण की बात करें तो अपन यही उदाहरण लिख देना, 2FeSO4 ऊष्मा, उसके बाद में Fe2O3, ये सॉलिड बनता है, उसके साथ में SO2 ये गैस निकलती है, और SO3 गैस निकलती है। दोनों गैस से हैं। अब देखो इसको संतुलित करने का तरीका, यहाँ पर Fe मतलब फेरस के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 2 परमाणु है। Fe मतलब आयरन के 2 परमाणु, आयरन के 2 परमाणु, इधर भी देखो आयरन के कितने, 2 परमाणु। ऑक्सीजन यहाँ पर देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सल्फर, 2 सल्फर है यहाँ पे, तो सल्फर एक तो ये रहा और दूसरा सल्फर ये रहा, तो 2 सल्फर हो गए। तीसरा 2 × 4 कितने हो गए, 8, तो 8 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब अब ऑक्सीजन भी 8 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे और 3 ये रहे, तो 3 और 2 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 8। तो मतलब दोनों साइड परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया संतुलित भी है, तो अपने को संतुलित भी देखनी है, ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब किसी एक अभिकारक का 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर टूटना। 2 से ज़्यादा, ये 2 कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा उत्पादों, 2 या 2 से ज़्यादा उत्पादों में टूटना, उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन के साथ में एक नाम मैंने और बताया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मैंने कहा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, आपको
परिभाषा पूछ ले उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, वह अभिक्रिया जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है या उष्मा अवशोषित की जाती है, वे अभिक्रिया जिनमें उष्मा अवशोषित की जाती है। जैसे यहाँ उष्मा अवशोषित हो रही है, उष्मा इसने लेने के बाद में ये 2 भागों में टूटा, तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ में अपन एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखा देता हूँ मैं उष्मा इसका वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन अभिक्रिया में जैसे वियोजन अभिक्रिया भी है वो, और उसके साथ में ध्यान रखना ये उष्मा शोषी की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको अपन बोलते हैं चूना पत्थर। आपने कभी चूने के भट्टे अगर देखे हैं, चूने का भट्टा जो होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर काम में लिया जाता है। उस चूना पत्थर को छोटे छोटे भागों में टुकड़ों में तोड़ देते हैं और तोड़कर फिर उसको भट्टी में डालते हैं। भट्टी में डालकर उसको क्या दिया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने का मतलब उसको क्या दे रहे हैं अपन, उष्मा दे रहे हैं। और उष्मा दे रहे हैं तो ये कितने भागों में टूटेगा, ये 2 भागों में। इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड तो अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाएगी। मतलब उसको गर्म करेंगे ना तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अलग हो जाएगी। तो ध्यान रखना, आप कभी चूने की जो भट्टी होती है, चूने के जो बड़े बड़े भट्टे होते हैं उन पर कभी देखो तो वहाँ पर चूना पत्थर जो है उसको तोड़कर उसमें डाला जाता है और उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने से वो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है वो, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड में जो बदलता है, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदलता है तो इसका मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है, ये होता है बिना बुझा चूना। मतलब अब ये बिना बुझा है। अब इसको जब अपन काम में लेंगे तो इसमें क्या डालेंगे, पानी डालेंगे तो ये एकदम से बुझ जाएगा। एकदम से बुझेगा का मतलब ये एक बार उष्मा देगा। तो इसने यहाँ पर इसने क्या लिए, उष्मा ली है। इसका मतलब ये क्या, उष्मा शोषी, उसने उष्मा को शोषित किया, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। जब अपन इसके ऊपर पानी डालेंगे तब ये उष्मा क्षेपी हो जाएगी। इसमें पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगी, जैसे मैंने कहा CaO, इसके ऊपर मैंने पानी डाला H2O तो CaOH और ये कोष्टक में 2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और साथ में क्या देगा, ऊर्जा देगा। ये इसमें पानी डालती है, जैसे ही पानी चूने के ऊपर पानी डालेंगे, ये बिना बुझा हुआ चूना है, इस पर जैसे ही पानी डालेंगे, पानी डालते ही एकदम से एक आवाज़ से आएगी, सह की आवाज़ आएगी और उसके साथ में क्या देगा, ये भाप सी देगा, ऊर्जा देगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी उष्माक्षेपी। तो मैंने दोनों बता दी, उष्माक्षेपी कौन सी होती है, उष्मा शोषी कौन सी होती है। और ध्यान रखना ये दोनों अलग हैं, उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रियाएं अलग है। मतलब ये 2 अलग ही टाइप हैं उस अभिक्रिया के, इनको इनके साथ में नहीं मिलाना है, ये दोनों अलग ही हैं। उष्मा शोषी का मतलब जिसमें उष्मा का शोषण अवशोषित की जाती है, और उष्माक्षेपी का मतलब जिसमें उष्मा उत्सर्जित की जाती है। उष्मा उत्सर्जित की, जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्सर्जित होगी तो वो उष्माक्षेपी है, अवशोषित होगी उष्मा शोषी। और वियोजन अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, जो वियोजन अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, इनको हटा दो, दोनों को लो। अब वियोजन अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, जिसमें एक अभिकारक है, ये एक अभिकारक किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा उत्पादों में टूट जाए तो इसको क्या बोलेंगे अपन, वियोजन अभिक्रिया। लेड नाइट्रेट, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। अगर लेड नाइट्रेट को अगर गर्म किया जाए, इसको क्या दी जाए, उष्मा दी जाए, गर्म किया जाए, मतलब इसको भी उष्मा दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इसको 2PbO लेड ऑक्साइड, ये क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड, ये लो। और साथ में क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसके 4 NO2 बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी समझ रहे हो। नाइट्रोजन डाई, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, प्लस में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये भी गैस है। ठीक है, तो ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। एक ही उत्पाद है और 2 से ज़्यादा भागों में टूट रहा है तो ये वियोजन अभिक्रिया। एक वियोजन अभिक्रिया जैसे मान लो मैंने कहा AgCl, ये होता है सिल्वर क्लोराइड। ये Ag का मतलब चांदी, सिल्वर क्लोराइड। अगर इसको भी अपन मान लो कि उष्मा दे मतलब अगर इसको धूप में भी रख दिया, जैसे मान लो मैं कहूँ सूर्य का प्रकाश, अगर इसमें भी रख दिया तो चांदी अलग हो जाएगी और क्लोरीन जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। किसके रूप में, गैस के रूप में। इसी प्रकार से अगर मैं इसी का एक और याद रखना, Br का मतलब ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड। ये तो सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर अपन सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये भी जो है वो, इसमें भी चांदी तो अलग हो जाएगी, 2Ag मतलब
चांदी जो है वो सॉलिड होती है, सॉलिड है, ये गैस नहीं है, ध्यान रखना इसमें। नीचे 2 का मतलब, यहाँ 2 लगने का मतलब गैस, ये नीचे 2 लगते हैं ना, ये गैस को बताते हैं। आगे 2 का मतलब ये परमाणु की संख्या है, लेकिन ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। तो इसके साथ में क्या बनेगा, Br, ये भी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब आपको कोई कहे कि AgBr क्या काम आता है, ये भी पूछ सकते हैं भाई, AgBr क्या काम आता है। ध्यान रखना, पुराने टाइम में जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, पहले फोटो, पुरानी फोटो आपने कभी देखी तो ब्लैक एंड वाइट फोटो, वो AgBr इसी से बनती थी। कहने का मतलब इसमें क्या होता था कि फ़ोटो जो बनती थी वो इसी से, जो कैमरा था उससे जो फ्लैश लाइट जाती थी, वो सूर्य का प्रकाश ही हो गया एक तरह से, फ्लैश लाइट जाती थी, जहाँ लाइट पड़ती थी वहाँ से Br क्या हो जाता है, गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। वहाँ क्या रह जाता, केवल सिल्वर रह जाता, केवल सिल्वर रह जाता। तो पुराने टाइम में जो फोटोग्राफी में यूज़ होती थी वो कौन सी होती थी, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नाम याद रख लेना। सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ काम में ली जाती थी, सवाल पूछ ले, या ऐसे पूछे पुराने टाइम में फोटोग्राफी में क्या काम में लेते थे, तो क्या बताएंगे अपन, सिल्वर ब्रोमाइड काम में लेते थे। ये हो गई अपने पास में अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, जो मतलब एक तत्व है दूसरे तत्वों को विस्थापित करती है, जिसमें इसकी परिभाषा लिखे तो अपन लिख सकते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे। विस्थापित करेगा कैसे, तो इसको अपन विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। विस्थापित कैसे करेगा, विस्थापित ऐसे करेगा जैसे एक तत्व अगर दूसरे से ज़्यादा क्रियाशील है तो उसको विस्थापित कर सकता है। जैसे मैं कहूँ Fe, ये क्या होता है, लोहा। इसके साथ में अगर बात करें अपन अगर CuSO4 कॉपर सल्फेट जो है उसके अंदर अगर अपन लोहा मिलाएं या लोहे के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएं, तो लोहा जो है कॉपर को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित, क्योंकि लोहा जो है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। कॉपर से अगर ज़्यादा क्रियाशील है तो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित। मतलब FeSO4 कॉपर की जगह ले ली, कॉपर अलग हो गया, इसी को बोलते हैं विस्थापन। मतलब इसने इसकी जगह ले ली। वे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व की क्या कर लेता है, जगह ले लेता है या उसको विस्थापित कर देता है, इसी को क्या कहते हैं अपन, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं कहूँ Zn प्लस में अगर CuSO4 की बात करें तो यहाँ पर ZnSO4 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, Cu। मतलब कॉपर से दोनों ही क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, ये इनको क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो जिंक और आयरन जो है, जिंक, ये जिंक है, ये क्या, फेरस का मतलब आयरन या लोहा। मैं बात करूँ इसको लिख देता हूँ, जिंक व फेरस। फेरस को ध्यान रखना लोहा ही बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं। फेरस कॉपर से क्या है, ज़्यादा क्या है, क्रियाशील है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, ये इसको विस्थापित कर दे रहे हैं। ठीक है। एक साथ में अगली बात करें अपन द्विविस्थापन की, बात करें अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब जिसमें दो आपस में विस्थापित होते हैं, जिसमें मतलब आयनों का अपने आपस में आदान प्रदान हो, जिसमें अभिकारक के बीच में क्या हो, आयन आपस में आदान प्रदान करते हो। जैसे मतलब Na तो यहाँ चला जाएगा, Ba यहाँ आ जाएगा, और तो Ba भी मतलब सोडियम जो है वो Ba के साथ में, बेरियम के साथ में जुड़ना चाहिए। सोडियम जैसे सल्फेट, SO4 सल्फेट आयन बनाता है। तो आयन कैसे बनते हैं, देखो एक्चुअल मतलब यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ लिखी है AQ, इसका मतलब तो समझ में आ रही करो। AQ का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जैसे जलीय विलयन होता है, उस तरीके का विलयन है ये। ये क्या है, एक तरह से विलयन है, ये भी क्या है, विलयन है। लेकिन ये क्या है, ये सॉलिड है, ये क्या है, ये विलयन है। एक्वस जहाँ लिखा हो इसका मतलब समझ लेना आप कि ये विलयन है। विलयन का मतलब जैसे लिक्विड होता है उस तरीके से। Na2SO4, Na2SO4 में देखो Na सोडियम जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 1, इसलिए मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब ये प्लस बना सकता है, ध्यान रखना, ये माइनस नहीं बन सकता। SO4 की बात करूँ तो SO4 -2 बनाता है, सही है। Ba बेरियम की बात करूँ तो Ba +2 बनाता है, क्या बनाता है, +2। इसी तरह Cl की बात करूँ, Cl केवल माइनस बनाता है, क्या, केवल ओनली -1। ये +1 है, ये -2 है, ये +2 है, ये -1। अब देखो करते क्या, Na2 की जगह तो Ba आ जाएगा, Ba की जगह Na2। देखो यहाँ पर देखो BaSO4, Ba के अंदर +2 थे, ये -2, +2 के साथ में जुड़ गए, तो Ba के यहाँ पर 2 नहीं आए, 1 ही है। तो इसके कितने थे, +2 आयन बनाता है, ये -2, दोनों मिलकर क्या हो गए, उदासीन, दोनों मिलकर उदासीन हो गए, समझ गए। इसी तरह से Na+1 होता है, Cl भी +1 होता है, ये दोनों मिलकर उदासीन हो गए। इसके कितने अणु हो गए, 2 तो सोडियम के थे और 2 ही क्लोरीन के थे, यहाँ पर 2 ही है ना,
ये भी 2 है, तो संतुलित समीकरण भी संतुलित है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब एक चीज़ देखो, ये सॉलिड है, मैंने यहाँ पर देखो एस लिखा है। सॉलिड का मतलब होता है कि ये जो है ये विलियन में घुला हुआ नहीं है। एक तो होता है जैसे नमक में, पानी में नमक घुला हुआ रहता है, तो नमक दिखता है क्या उसमें? दिखता थोड़ी है, वो विलियन है एक तरह से। ये अलग से दिखता है उसमें, नीचे तली में, जैसे मान लो पानी के अंदर रेत नीचे जमी हुई होती है, वो दिखती है। तो जैसे अगर मान लो विलियन में अगर कोई चीज़ इस तरह से जमी हुई अलग से दिखे ना, उसका नाम होता है अवक्षेप। ये नाम याद रख लेना। आपसे पूछ ले कि अवक्षेप क्या चीज़ होती है, तो अवक्षेप क्या होता है? किसी भी विलियन के अंदर वो पदार्थ जो उसके अंदर घुला हुआ नहीं हो, किसी भी विलियन में वो पदार्थ जो उसके अंदर घुला हुआ नहीं हो या तली के अंदर नीचे अलग से दिखाई देता हो, उसको अपन क्या कहते हैं? अवक्षेप। जैसे कई अभिक्रियाओं में बनते हैं अवक्षेप। जैसे मान लो पानी के अंदर आपसे बोल दिया जाए पानी के अंदर मिट्टी के कण पड़े हैं, तो वो क्या है? उसके अंदर अवक्षेप ही है, क्योंकि वो घुले हुए थोड़ी है पानी के अंदर। मिट्टी के कण जो है, मोटे कण है, वो नीचे दिख रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया? अवक्षेप। इस तरह ये अवक्षेप है, ये अलग से दिखता है उसमें। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। द्विविस्थापन के बाद में बात करते हैं अपन अपचयन और उपचयन की। तो मैं इसी के साथ में एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं उपचयन की। उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ना भाई, दूसरा नाम क्या है इसका? ऑक्सीकरण। उपचयन होता क्या है? एक्चुअल में किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या उसकी संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। ऑक्सीजन जुड़ रहा है या उसकी संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि, तो उसको क्या बोलेंगे? उपचयन। दूसरा क्या कह सकता हूँ उसको मैं? अथवा हाइड्रोजन हट रहा है या हाइड्रोजन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। हाइड्रोजन की संख्या में, मतलब पहले 2 थे हाइड्रोजन, अभी 1 हो गया, इस तरह से मान लो अगर कम हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? उपचयन। उपचयन की जैसे मान लो मैंने कहा 2Cu + O2, मैंने कहा कॉपर के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ा जिससे CuO बना, और कितने अणु बने? 2 Cu, तो 2 Cu, ऑक्सीजन के भी 2, तो संतुलित है समीकरण, ये भी ध्यान रखना। तो 2Cu + O2 ऑक्सीजन के साथ में जुड़े कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो ऑक्सीजन के साथ में क्या हो रहा है? कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? मैंने कहा ऑक्सीजन का जुड़ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या कह सकता हूँ इसका दूसरा नाम उपचयन है। अपचयन नहीं, उपचयन है। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन। अगर मान लो इसी तरह से मैं एक और अभिक्रिया कहूँ आपसे, मैं CuO + H2, इसको गर्म किया मैंने, तो यहाँ पर देखो Cu बना और दूसरा बना H2O बना। इसको क्या किया हमने? गर्म, तो CuO बना + H2। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? मैंने कहा कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक और अभिक्रिया UO + H2, मतलब कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के साथ में गर्म करें तो कॉपर अलग हो जाएगा, H2O मतलब जल अलग बनेगा। अब बात करें अपन, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है? हट रहा है। कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसी का ध्यान रखना, इनका नहीं बोलना है, इसी का बोलना है। आपसे कोई पूछे अपचयन किसका हो रहा है? अपचयन का मतलब ऑक्सीजन हट किससे रहा है? तो कॉपर CuO से हट रहा है। CuO का क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। मैं बात कर रहा हूँ, अब पहले उपचयन की बात करी, अब अपचयन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के साथ में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन इसका क्या हो रहा है? इसका उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, कॉपर ऑक्साइड का तो हो रहा है अपचयन, और हाइड्रोजन क्या क्या हो रहा है? उपचयन। मतलब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। कहने का मतलब अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, मतलब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो, परिभाषा याद रखेंगे, अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो नाम याद रखिएगा, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब उस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? अपचयन क्या चीज़ हो जाएगी? ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन अगर हटेगी
तो भी अपचयन है, हाइड्रोजन अगर जुड़ता है तो भी वो क्या है, अपचयन है। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है भाई, जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है तो ZnO का क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। गलती से भी जिंक का अपचयन मत बोल देना, जिंक का अपचयन नहीं हुआ, जिंक तो बना है बाद में, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ, जिंक ऑक्साइड का अपचयन। कार्बन के साथ में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो कार्बन का क्या हुआ, उपचयन। कार्बन का क्या हुआ, उपचयन। तो उपचयन किसका हुआ, कार्बन का। जिंक ऑक्साइड का अपचयन, कार्बन का उपचयन। तो अब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है, दोनों अभिक्रियाएं एक में ही तो हो रही है, और एक ही अभिक्रिया में जब दोनों अभिक्रियाएं हो रही है इसका मतलब इसका क्या नाम हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा इसका, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी तरह से मैं अगर एक अभिक्रिया और करूं तो जिसका नाम है MnO2 प्लस 4HCl। अपने किताब की अभिक्रियाएं, ये जो अपने बुक की है वही लिख रहा हूँ, उसी में से कोई सवाल आएगा, आपके बाहर से कोई सवाल नहीं आता ज़्यादातर। MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब देखो यहाँ पर HCl में से देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन से हाइड्रोजन हट रहा है कि नहीं हट रहा, ये देखो आप, ये क्लोरीन थी, ये भी क्लोरीन, क्लोरीन से HCl से हाइड्रोजन हट रहा है, हट रहा है, इसका मतलब HCl का क्या हो रहा है, हटने का मतलब उपचयन। हाइड्रोजन हटना मतलब उपचयन, ऑक्सीजन जुड़ना मतलब उपचयन, दोनों चीज़ें साथ चलेगी, हाइड्रोजन हटना ऑक्सीजन जुड़ना, ये दोनों एक ही है। हाइड्रोजन हटना ऑक्सीजन जुड़ना एक ही चीज़ है। अब देखो Mn से ऑक्सीजन हट रहा है, Mn से देखो यहाँ पर Cl जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, तो Mn से ऑक्सीजन हट गया, तो इसका मतलब MnO मैग्नीज, ये Mn है, Mn का मतलब मैंगनीज, Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है, Mn का मतलब मैंगनीज। इस मैग्नीशियम मैग्नीज ऑक्साइड जो है इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इससे हट रहा है, ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होगा, अपचयन। अगर ऑक्सीजन जुड़ता तो उपचयन, हाइड्रोजन हटता है तो भी उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का घटना, ये दोनों बातें। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, तो उपचयन। और अपचयन कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन का तो हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो क्या हो जाएगा, अपचयन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, उपचयन, अपचयन सॉरी, ठीक है। अपचयन और उपचयन दोनों समझ में आ गई। इसके लिए एक अलग से मैं लिख देता हूँ, अपचयन और उपचयन के लिए, दोनों के लिए दो कंडीशन है, अलग अलग याद रख लेना आप। जैसे मान लो उपचयन की बात करूँ, इसकी बात करूँ, उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की तो होगी वृद्धि, या अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन का ह्रास बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं कमी, ठीक है। इसी तरह से मैं इसकी बात करूं अपचयन की, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन में तो हो जाएगी कमी, या अपन कह सकते हैं हटना, ठीक है, ऑक्सीजन का तो हटना। और अपन दूसरा क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन में वृद्धि, दोनों एक ही बात है। ये तो हो गया अपचयन और ये हो गया उपचयन, इन दोनों को अलग अलग याद रखना है आपको। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ में अगर नोट्स लिखो तो नोट्स लिख लेना। और ये वैसे देखा जाए तो अपने एक शॉर्ट तरीका है अपनी जो रिवीजन करने का, एक चैप्टर पूरा 1 घंटे में कंप्लीट अपन रिवीजन कर रहे हैं इसका, ठीक है। इसके साथ में अगली बात करें अपन संक्षारण क्या चीज़ होती है। जैसे मान लो लोहे की भी बात, ज़्यादातर अपने लोहे को बहुत बार देखा है। लोहा जो होता है नया होता है ना, एकदम चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला, एकदम नया लोहा एकदम चमकीला होता है, और कुछ दिन बाद में वो ऊपर से क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है, या अपन कह सकते हैं वो थोड़ा सा मटमेला हो जाता है, ऊपर से इतनी चमक नहीं रहती उसकी। तो वो कैसे होता है, वो इसलिए होता है कि चमकीला के रहने का मतलब उस शुरुआत में उसके ऊपर कोई अभिक्रिया नहीं हुई है, मतलब उसके ऊपर कुछ भी कोई भी पदार्थ जो है उसकी परत नहीं जमी है। जैसे ही वो चमकीला ज़्यादा है, लेकिन लोहा जो है वो अभिक्रिया ज़्यादा करता है, क्रियाशील है। ये किसके साथ में अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ में। वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उसके साथ में अभिक्रिया करने के बाद में ये क्या हो जाएगा,
एकदम इसका जो रंग है वो एकदम भूरा हो जाएगा और ये बना लेगा, क्या बना लेगा, Fe3O4। अपन ने पढ़ा था इसके बारे में, Fe3O4 बनाता। कहने का मतलब ये जो बनता है ना, इसका वैसे यहाँ पे संक्षारण में नाम लिखने की जरूरत नहीं है। संक्षारण में क्या लिखोगे कि ये ऑक्सीजन के साथ में, लोहा जो है चमकीला होता है और ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करके मटमेला हो जाता है या दूसर हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक भूरे रंग की, कौन से रंग की, भूरे रंग की परत जम जाती है, परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, जिसे क्या कहते हैं, जंग लगना। समझ गए। तो संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं का किसी मतलब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेना। धातुएं जो होती है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है। जैसे मैं बात करूँ कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगी और क्या बना लेगी, कॉपर ऑक्साइड बना लेगी। अब कॉपर ऑक्साइड बना लेती है तो ये क्या हो गया, इसका धातुओं का संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं का वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, वायु के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेना क्या कहलाता है, धातुओं का संक्षारण कहलाता है। और ये धातुओं का संक्षारण जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोहे के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी वजह से लोहे के अंदर जंग आती है और बार बार लोहा ख़राब हो जाता है, उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे मान लो जहाँ पर भी लोहा काम में लिया गया वो लोहा क्या हो जाता है, जंग खा जाता है। जैसे गाड़ियाँ हो गई वो भी लोहे की बनती है, तो उनमें भी क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है जल्दी, टाइम के साथ में उनको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। अब कौन सी चीज़ किस कलर का मतलब परत बनाती है, तो इसके बारे में भी बता दूं। जैसे मान लो लोहा है, वो उसके ऊपर जो परत जमती है वो कौन से रंग की जमती है, भूरे रंग की। मैं चांदी की बात करूं तो चांदी लगभग ज़्यादातर अपन घरों में देखते ही हैं। चांदी जो होती है अगर वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगी तो वो कौन से रंग की हो जाएगी, चांदी काली हो जाती है। उसी वजह से तांबा जो होता है वो ऑक्सीजन, जैसे ये CuO बनता है ना, ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा तो ये कैसे, किस कलर का बनेगा, हरा रंग का बनता है। ठीक है। संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं का वायु के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं का वायु के साथ में अभिक्रिया करके, मैं लिख देता हूँ, धातुओं का वायु के साथ, वायु मतलब ऑक्सीजन होगी, वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेने को ही संक्षारण कहते हैं। इससे क्या होता है, धातुएं खराब हो जाती है, ये होता है धातुओं का संक्षारण। ये परिभाषा आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इससे कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं आता है। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक अपना इसके बाद में एक अपना लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है विकृत गंधिता। हमारा एक टॉपिक और बचता है, इसके बाद में अगला टॉपिक विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किससे कहते हैं, विकृत गंधिता खराब होना। जैसे अपन जो तेल की चीज़ें जो देखते हैं अपन, जैसे मैं बोल सकता हूँ वसा या तेलीय पदार्थ, तेलीय जो खाद्य पदार्थ है, कौन से पदार्थ, खाद्य पदार्थ। तेलीय पदार्थ का मतलब तेलीय खाद्य पदार्थ की बात कर रहा हूँ। जैसे आप चिप्स देखते हो या कुरकुरे वगैरह जो भी पैकेट में पैक होते हैं, या अपन घर पे खाने की भी बात करें, घर पे जो रोटी होती है उसको अपन कैसरोल में रखते हैं। कैसरोल मतलब वो क्या करता है, उसको जल्दी ख़राब होने से बचाता है। तो ख़राब होने का कारण क्या है, कारण तो ऑक्सीजन ही है ना भाई। धातुएं खराब होने का कारण क्या था, ऑक्सीजन से क्रिया। खाना खराब होने का कारण भी क्या होगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया। तो इसका मतलब अपने को ऑक्सीजन से क्रिया करने से क्या करना है, बचाना है। ऑक्सीजन से क्रिया करने से बचाने के लिए ऑक्सीजन को हटा दें, क्या कर दें, हटा दें। अब हटाने का तरीका क्या है, तो अपन ने जैसे जो रोटी रखने वाला कैसरोल होता है उसके ऊपर अपन ढक्कन लगाते हैं, तो वो ढक्कन लगाने के बाद में उसके अंदर एयर टाइट होता है। एयर टाइट का मतलब उसके अंदर हवा नहीं जा सकती। आपने देखा होगा टिफ़िन जो होते हैं, वो आजकल जो टिफ़िन आ रहे हैं उसमें एयर टाइट होती है, मतलब ऊपर से एक बार बंद कर दिया उसके बाद में अंदर हवा नहीं जा सकती। अंदर क्या गर्म रोटी थी, गर्म रोटी की वजह से अंदर की हवा एक बार तो बाहर आ गई, उसके बाद में जैसे अपन ने टिफ़िन ढक दिया उसके बाद में बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगी तो वो जल्दी से खाना जो है वो ख़राब नहीं होगा। हवा नहीं जानी चाहिए, उससे ख़राब नहीं होगा। उसी तरह से आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट देखा होगा आपने, वही चिप्स का पैकेट देखा ना, लेज वाले। उस पैकेट में क्या होता है,
उस पैकेट के अंदर ऑक्सीजन जो है उसको तो क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, और उसके अंदर नई हवा भर दी जाती है। नई हवा कौन सी भरेंगे, ऑक्सीजन तो भरेंगे नहीं, ऑक्सीजन भरेंगे तो वो वापस वही खराब हो जाएगा। इसका मतलब उसमें भरेंगे अपन N2 नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन। अब कोई बताएगा नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? नाइट्रोजन इसलिए भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो कम क्रियाशील है। क्या है वो, कम क्रियाशील है, मतलब हाइड्रोजन की तरह नहीं है सबसे ही क्रिया कर लिया। हाइड्रोजन तो धातुओं से भी क्रिया करके धातुओं को खराब कर देती है, खाने को से क्रिया करके खाने को खराब कर देती है। तो ये कम क्रियाशील है, मतलब नाइट्रोजन जो है वो खाने के साथ में जो लेज जो अंदर जो चिप्स हैं उनके साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करती है, जिसकी वजह से ये लेज या जो चिप्स है या जो भी पैकेट के अंदर जो खाना है, जो खाद्य पदार्थ है, वो जल्दी से खराब नहीं होते। तो कौन सी गैस काम में लेते हैं अपन खाने को बचाने के तरीके? विकृत गंधिता किसे कहेंगे? तेलीय खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर खराब हो जाना। तेलीय खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उनका स्वाद क्या हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वाद विकृत हो जाता है, स्वाद विकृत हो जाता है, या खट्टा हो जाता है, या जैसे भी है वो खराब हो जाता है। उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। उनमें से एक अलग तरह की गंध आने लग जाती है, इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। अब परिभाषा पूछे विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक अलग गंध आने लग जाती है जिससे वो खराब हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। और इससे बचाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, चिप्स वाले पैकेट में नाइट्रोजन गैस काम में ली जाती है, और जो टिफ़िन वाले जो डिब्बे हैं, एयर टाइट वाले डिब्बे हैं, उनमें खाना रख के अपन उसको बचा सकते हैं। और तीसरा है अचार को बचाने के लिए उसको तेल में रखा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर से जो भी सवाल है आपके वो मुझसे पूछ सकते हैं।